नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक शख्स के बारे में जिसका नाम कभी इंडिया में बेइंतहा दौलत, पावर और ग्लैमर का दूसरा नाम था। एक ऐसा शख्स जिसे लोग द किंग ऑफ गुड टाइम्स के नाम से जाने जाते थे। मैं बात कर रहा हूँ विजय माल्या की। लेकिन आज ये नाम एक बिल्कुल अलग वजह से जाना जाता है। आज विजय माल्या एक भगोड़ा है, एक फ्यूजिटिव जो लंदन में अपने आलीशान महल में बैठकर वो एक ऐसे फाइनेंशियल स्कैंडल के एपिसेंटर में है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया और जिसमें 9,000 करोड़ से भी ज्यादा रकम जुड़ी हुई है। अगर डॉलर्स में देखें ये $1 बिलियन से भी ज्यादा बनती। तो सवाल उठता है कैसे एक आदमी जिसके पास सब कुछ था, एक इंटरनेशनल एयरलाइन, एक फार्मूला 1 रेसिंग टीम, एक सुपरहिट आईपीएल क्रिकेट टीम और लाखों फैंस का प्यार, वो अचानक इंडिया का मोस्ट वांटेड इकोनॉमिक ऑफेंडर बन गया। दोस्तों, सिर्फ एक दशक पहले माल्या का मतलब कुछ और ही था। इस नाम का मतलब था लग्जरी यार्ड्स पर सुपर मॉडल्स, फार्मूला 1 में फोर्स इंडिया, आईपीएल में आरसीबी का ग्लैमर, पार्लियामेंट में एमपी की कुर्सी। विजय माल्या सिर्फ बिजनेसमैन नहीं थे, वो गुड लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर थे। उन्होंने अच्छी जिंदगी को जीना नहीं, दिखाना सिखाया। किंगफिशर कैलेंडर से लेकर F1 ट्रैक तक हर जगह उनका जलवा था। लेकिन इस ग्लैमर और शोहरत के पीछे एक अंधेरी कहानी पनप रही थी। बढ़ते हुए कर्ज की, ऊंचे पहाड़ों पर बैठे पावरफुल दोस्तों की और एक ऐसी शॉकिंग एस्केप की जिसने 1.5 बिलियन लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया, इतनी एजेंसीज और इतनी सिक्योरिटीज के बावजूद वो भाग कैसे गया। ये कहानी सिर्फ एक इंसान के अर्श से फर्श पर आने की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सिस्टम के फेल होने की कहानी है। ये धोखे, इन्फ्लुएंस और फाइनेंशियल माल प्रैक्टिस के उस जाल की कहानी है जिसने एक राजा को अपना राज्य छोड़कर भागने दिया और पीछे छोड़ गया 9,000 करोड़ का फ्रॉड। दोस्तों, ये है द ग्रेट एस्केप की असली कहानी। विजय माल्या के डाउनफॉल को ठीक से समझने के लिए पहले उनके राइज को समझना जरूरी है। माल्या कोई सेल्फ मेड बिलियनर नहीं, लेकिन वो एक सेल्फ मेड आइकन जरूर था। सिर्फ 28 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता विठल माल्या से यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप की विरासत मिली। जहाँ विठल माल्या एक बहुत ही सावधान और ट्रेडिशनल बिजनेसमैन थे, वहीं विजय माल्या एकदम अलग, एक शोमैन निकले। वो जानते थे कि नए लिबरलाइजिंग इंडिया में ब्रांडिंग और स्पेक्टेकल की क्या ताकत है और उन्होंने इसे पूरी तरह यूज किया। उन्होंने ग्रुप के फ्लैगशिप बियर ब्रांड किंगफिशर को लिया और उसे सिर्फ एक बियर से बढ़ाकर पूरा एक लाइफस्टाइल ब्रांड बना दिया। उनका स्लोगन द किंग ऑफ गुड टाइम्स सिर्फ एक मार्केटिंग लाइन नहीं था, ये उनका पर्सनल मिशन स्टेटमेंट था। और माल्या उस स्लोगन को खुद अपनी जिंदगी में जीते थे और इंश्योर करते थे कि पूरी दुनिया उन्हें ये गुड टाइम्स जीते हुए देखे। उनके बर्थडे पार्टीज इतने आइकनिक थे कि वो लेजेंड स्टेटस अचीव कर चुके थे। वीक लॉन्ग मेगा इवेंट्स जिसमें ग्लोबल सेलिब्रिटीज, पॉलिटिकल फिगर्स और टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट पार्टिसिपेट करते थे। उनके पास विंटेज कार्स का एक बड़ा फ्लीट था, एक प्राइवेट बोइंग 727 जेट था और दुनिया का सबसे शानदार यार्ड्स में से एक इंडियन एम्प्रेस हमेशा उनकी शान बढ़ाने को तैयार रहती थी। 2000 की शुरुआत में जब इंडिया की इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रहा था और लोग नए एम्बिशन से भरे थे, माल्या ने खुद को सक्सेस का अल्टीमेट सिंबल के रूप में पोजीशन किया। बोल्ड, अनएपोलोजेटिक और बेइंतहा अमीर। ट्रेडिशनल इंडियन बिजनेस लीडर्स जहां लोग की रहते थे, माल्या खुल के अपनी दौलत और लाइफ एंजॉय करते थे। नए जनरेशन के इंडियंस के लिए माल्या एक नए इंडिया रिप्रेजेंट करते थे जो वेल्थ को शो ऑफ करने से शर्माता नहीं था। फिर 2005 में माल्या ने आसमान में उड़ने की फैसला किया। उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च की और माल्या के स्टाइल में ये कोई आम एयरलाइन तो नहीं हो सकता, इसे बेस्ट ही होना था। किंगफिशर एक फ्लाइंग 5 स्टार होटल होगी। एयरलाइन ने ऐसे ऐसे फीचर्स लॉन्च किए जो उस समय इंडियन एविएशन में किसी ने सोचा भी नहीं था। जहाज में गवर्नमेंट मील्स, हर सीट के पीछे पर्सनल वीडियो स्क्रीन, वर्ल्ड क्लास सर्विस एटसेट्रा। एयरलाइंस को कुछ ही समय में स्काई ट्रैक से 5 स्टार एयरलाइन स्टेटस भी मिल गया था। अपने टाइम पर ये इंडिया की एकमात्र एयरलाइन थी जिसे ये ऑनर मिला। एक समय पर किंगफिशर को इंडिया की बेस्ट एयरलाइन के रूप में वोट किया गया था। माल्या के ताज का सबसे चमकता हुआ हीरा। माल्या की एम्बिशन की कोई सीमा नहीं थी। 2007 में उन्होंने यूरोप की स्पाइकर F1 टीम को खरीदकर उसका नाम बदल के फोर्स इंडिया रख दिया और फार्मूला 1 में एक इंडियन टीम उतरकर पूरी दुनिया में हेडलाइंस बना दी। फार्मूला 1 ग्रिड पर तिरंगे के साथ एक देसी टीम खड़ी थी। देश के लिए गर्व का पल था। अगले साल 2008 में पहले आईपीएल ऑक्शन में उनकी फ्रेंचाइजी
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी आरसीबी ने एक प्रॉमिजिंग 19 साल के लड़के विराट कोहली को अपनी टीम में लिया, एक फैसला जो आगे चलकर मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, क्योंकि विराट कोहली आज क्रिकेट के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक है। विजय माल्या लिटरली हर जगह मौजूद थे। एक एमपी के रूप में उनकी पहुंच सत्ता के कॉरिडोर्स तक थी। पॉलिटिक्स हो, बॉलीवुड हो या कॉर्पोरेट दुनिया, उनके दोस्तों की लिस्ट में सब बड़े बड़े नाम शामिल थे। दुनिया की नजरों में विजय माल्या सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक सम्राट बन चुके थे, जिसका फ्लैगशिप था उसका गर्व, किंगफिशर एयरलाइंस। लेकिन दोस्तों, इमेज और कर्ज पर बने साम्राज्य की नींव हमेशा रेत की होती है, और अब इस साम्राज्य में धीरे धीरे दरारें पड़ने वाली थी। दोस्तों, एक फ्लाइंग 5 स्टार होटल चलाने में एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। इसकी लागत भी 5 स्टार होटल जैसी ही होती है, जबकि पैसेंजर्स को किंगफिशर की ये लग्जरी सर्विस बहुत पसंद आ रही थी। कंपनी के लिए एयरलाइन एक मनी पिट बन चुकी थी। एविएशन इंडस्ट्री वैसे भी दुनिया का सबसे टॉप इंडस्ट्री में से एक है। फ्यूल के दाम कभी भी ऊपर नीचे हो जाते हैं और प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत कम होते हैं। माल्या का प्रीमियम सर्विस के प्रति जुनून का मतलब था कि एयरलाइन का बिजनेस मॉडल शुरू से ही फाइनेंशियल अनसस्टेनेबल था। पैसा तेजी से बंद हो रहा था। पहली बड़ी 2007 में पड़ी जब माल्या ने लॉस मेकिंग बजट एयरलाइन एयर डेक्कन को खरीद लिया। प्लान ये था कि किंगफिशर के प्रीमियम इमेज को एयर डेक्कन के लो कॉस्ट नेटवर्क के साथ मर्ज करके मार्केट डोमिनेट करेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। एक कल्चर क्लास प्रीमियम और लो कॉस्ट एक छत के नीचे मैच नहीं कर पाए। ये मर्जर कभी ठीक से वर्क नहीं किया और इसने किंगफिशर के ऊपर कर्ज का बोझ और भारी कर दिया। इंडस्ट्री एनालिस्ट्स बाद में मानते हैं कि एयर डेक्कन को खरीदना माल्या का सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी, जिससे उनके एम्पायर की नींव हिल गई। फिर 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। इकोनॉमी स्लो होने लगी, लोगों ने ट्रैवल कम कर दिया और ऊपर से तेल के दाम आसमान छूने लगे। जो एयरलाइन पहले से ही केस जला रहा था, उसके लिए ये एक परफेक्ट स्टॉर्म साबित हुई। अब किंगफिशर के हालात सबके सामने आने लगे। स्टाफ की सैलरी डिले होने लगी, कुछ एम्प्लॉइज को महीनों तक तनख्वाह नहीं मिला, वेंडर्स ने अनपेड बिल्स की शिकायत करनी शुरू कर दी, फ्लाइट्स अक्सर कैंसिल होने लगी क्योंकि पेट्रोल खरीदने के भी पैसे नहीं थे। 2012 तक हालात इतनी खराब हो गई कि एम्प्लॉइज ने पंप पे स्ट्राइक करना शुरू कर दी। लेकिन फिर भी विजय माल्या ने सामने से अपना फ्लैम्बॉयंट एक्ट जारी रखा। वो अपने एम्प्लॉइज को, बैंक्स को और जनता को लगातार यकीन दिलाते रहे कि ये सब टेम्पररी प्रॉब्लम है, एक छोटा मोटा टर्बुलेंस है और ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। उनका ब्रांड और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना पावरफुल था और उनके कनेक्शंस इतने गहरे थे कि काफी लंबे समय तक लोग उन पर विश्वास करते रहे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, बैंक्स उन पर विश्वास कर रहे थे। और दोस्तों, यहीं से कहानी एक बहुत ही अंधेरे मोड़ पर पहुंचती। इतने सारे रेड फ्लैग्स के बावजूद 17 इंडियन बैंक से कंसोर्टियम, जिसको स्टेट बैंक लीड कर रहा था, उन्होंने डूबती हुई किंगफिशर एयरलाइंस में पैसा पंप करते रहने का फैसला किया। ओल्ड लोन्स चुकाने के लिए लोन्स दिए गए, मतलब एक डूबते जहाज को बचाने के लिए और पैसे फेंके गए। आखिरकार टोटल उधार की रकम 9,000 करोड़ के ऊपर पहुंच गई। जी हाँ, कुल मिलाकर 9,000 करोड़ रुपए। इतना लोन एक डूबती कंपनी को कैसे मिलता रहा, ये अपने आप में एक बड़ी मिस्ट्री है। सवाल उठता है, क्यों इतने एक्सपीरियंस बैंकर्स एक ऐसी कंपनी को पैसा क्यों देते रहे जो साफ तौर पर डूब रही थी? जवाब है माल्या का मैग्नेटिक पर्सनालिटी, उनके पावरफुल पॉलिटिकल कनेक्शंस और बैंक्स के रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम की कमी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन लोन्स के लिए कोलैटरल भी काफी क्वेश्चनेबल चीजों पर बेस्ड था। फॉर एग्जांपल, इनमें से बहुत से लोन किंगफिशर एयरलाइंस की काल्पनिक ब्रांड वैल्यू के अगेंस्ट में सैंक्शन किए गए। ब्रांड वैल्यू यानी बस एक नाम और लोगों की कीमत, जो कागजों में हजारों करोड़ रुपए की दिखाई गई। 2011 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें क्लेम किया गया कि किंगफिशर एयरलाइन ब्रांड की कीमत 4,000 करोड़ से भी ज्यादा था। सोचिए, एक डूबती एयरलाइन जिसके पास एसेट्स नहीं, उसके नाम पे 4,000 करोड़ का लोन सिर्फ ब्रांड के नाम पर मिल रहा है। ये बिल्कुल हवा महल को भी सच मान गया। ऊपर से विजय माल्या की पर्सनल गारंटी को भी अमानत समझकर लोन्स दे गए। किंग ऑफ गुड टाइम्स पर कौन शक करता? बैंकर्स को यकीन था माल्या अपनी पर्सनल गारंटी पे खरा उतरेगा, लेकिन 2012 तक ये शो खत्म हो चुका था। अक्टूबर 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस का फ्लाइंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया और ऑपरेशंस पूरी तरह ग्राउंड हो गए। एयरलाइन कई महीनों से अपने एम्प्लॉइज को पे नहीं कर पा रही थी, प्लेन्स खड़े खड़े खराब हो रहे थे और कंपनी के पास आगे का कोई प्लान नहीं बचा। जो एयरलाइन कभी इंडियन एविएशन का गर्व होती थी, वो हमेशा के लिए जमीन पर आ गई। हजारों एम्प्लॉइज ने अपनी नौकरियां खो दी। ताज का ये महल अंत में
धराशायी हो गया। लेकिन विजय माल्या के लिए असली ग्रेट एस्केप तो अब शुरू होने वाला था। 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस का बंद होना कहानी का दी एंड नहीं था, बल्कि एक लंबी चेज की शुरुआत थी। अगले 4 साल तक ये मामला धीमे आग की तरह सुलगता रहा। बैंक्स, जिन्हें अब 9,000 करोड़ का बड़ा घड़ा घूर रहा था, अपने वापस लाने के बहुत ही धीमी और लंबी प्रोसेस शुरू की। बैंक्स ने विजय माल्या को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर करना शुरू किया। ये एक लीगल टर्म है जिनका इस्तेमाल उन बरोर्स के लिए होता है जो पैसे चुका सकते हैं पर जानबूझकर नहीं चुकाना चाहते। कोर्ट केसेस फाइल होते गए और मुकदमा बढ़ते गए, लेकिन इंडियन लीगल सिस्टम की रफ्तार तो आप जानते ही हैं। ऊपर से माल्या के हाई प्रोफाइल लॉयर्स ने हर मुमकिन तारीख पे तारीख वाली ट्रिक यूज की प्रोसीडिंग्स को डिले करने के लिए। इस सब के दौरान माल्या अपने पोस्ट से राज्यसभा एमपी बने रहे। वो मीडिया में ये भी कहते रहे कि मैं बैंक्स के साथ सेटलमेंट की पुरजोर कोशिश कर रहा हूँ, मेरा इंटेंशन भगोड़े का नहीं है। पर्दे के पीछे इंडिया के टॉप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज सीबीआई और ईडी माल्या के पीछे पड़ चुकी। अब बात सिर्फ लोन डिफॉल्ट की नहीं रही, अब इन्वेस्टिगेट हो रहा था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मनी लॉन्ड्रिंग और सीधे सीधे फ्रॉड के आरोप। सीबीआई ने 2015 में ही विजय माल्या के खिलाफ लोन फ्रॉड के सिलसिले में एफआईआर फाइल कर दी और उसके बेसिस पर ईडी ने 2016 में पीएमएलए केस शुरू कर दिया। 2016 की शुरुआत तक माल्या पर प्रेशर काफी बढ़ चुका था। बैंक्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया ताकि माल्या को देश छोड़ने से रोका जा सके। ऐसे लगने लगा था कि अब उनकी गिरफ्तारी कोई भी दिन हो सकती थी। इतनी एजेंसीज और कोर्ट्स, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इतना हाई प्रोफाइल आदमी यूं आंखों से ओझल हो सकता है। और फिर 2 मार्च 2016 को वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। विजय माल्या ढेर सारे सूटकेस लेकर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचते, एक जेट एयरवेज की फ्लाइट पकड़ते और सीधे लंदन उठ जाते। कोई भेष बदलने जैसा ड्रामा नहीं, बिल्कुल सीधे सिंपल तरीके से गए। फर्स्ट क्लास पैसेंजर की तरह इमिग्रेशन भी क्लियर किया। ना किसी ऑफिसर ने रोका, ना किसी ने क्वेश्चन किया, बस निकल गए देश से। कुछ ही दिनों बाद जब ये खबर मीडिया में फूटी, पूरे देश में गुस्से की आग लगी। सबके जहन में एक ही सवाल, ये कैसे मुमकिन हुआ? इंडिया का सबसे मशहूर डिफॉल्टर, जिसके नाम पर 9,000 करोड़ का फ्रॉड इंक्वायरी चल रहा था, उसे देश से निकलने का मौका कैसे मिल गया? इससे बड़ी सिस्टम की फेलियर की मिसाल और क्या हो। बस फिर क्या था, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। मैक्स ने सरकार और एजेंसी को दोष दिया, उन्होंने टाइमली एक्शन नहीं लिया। एजेंसीज बोले उनके पास उस समय तक माल्या को रोकने का फॉर्मल अरेस्ट वारंट या ऑर्डर नहीं था, प्रोसीजर फॉलो हो रहा था। अपोजिशन ने रूलिंग पार्टी पर इल्जाम लगाया कि माल्या को भागने दिया, शायद पर्दे के पीछे कोई स्वीट डील हुई। ये मुद्दा तब और गर्म हो गया जब बाद में सितंबर 2018 में माल्या ने लंदन से ये स्टेटमेंट दिया कि देश छोड़ने से पहले मैं फिनेंस मिनिस्टर से मिला था। इस दावे ने सियासत में हंगामा मचाया था। उस टाइम के फिनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने इस बात को कठोर रूप से झूठ बताया और कहा माल्या बस पार्लियामेंट कॉरिडोर में उनसे जबरदस्ती मिला, जिसको उन्होंने डांट के खदेड़ा। लेकिन पब्लिक में अलग अलग कहानियां चल पड़ी, एक तरह से पॉलिटिकल मर्डर्स। अब जब माल्या यूके में जा बसा, एक नए देश के कानूनी सिस्टम के नीचे सेफ हो गए, तब जाकर इंडिया के इन्वेस्टिगेटर्स ने पूरे इस काम के पैमाने को जोड़ना शुरू किया। जो तस्वीर बाहर आई उससे ये साफ हो गया कि ये सिर्फ एक बिजनेस फेलियर नहीं था। सबूत इस तरफ इशारा कर रहे थे कि ये एक पूरी सोची समझी स्कीम थी जिसका मकसद इंडियन बैंक्स को धोखा देना था। तरीके थे लोन फ्रॉड, फंड्स को इधर उधर डाइवर्ट करना और सिस्टम के हर लूपहोल का पूरा फायदा उठाना। यानी माल्या ने प्लान करके पूरी गेम सेट की। सबसे पहला सवाल, लोन मिले कैसे? जवाब है गलत ब्रांड वैल्यू दिखाकर, यानी एक नाम और एक लोगो के बदले हजारों करोड़ रुपए का क्रेडिट मिल गया। 2011 में कंसल्टेंसी फर्म ग्रांट थर्टन ने किंगफिशर ब्रांड को 4100 करोड़ में वैल्यू किया था, जबकि असली हालत ये थी कि एयरलाइन उस वक्त डूब रही थी और बैंक्स ने अपनी इंटरनल वैल्यूएशन करी तो सिर्फ 160 करोड़ की मिली। एक और इम्पोर्टेंट बात ये थी कि लोन के पैसे को डाइवर्ट किया गया। ईडी ने ट्रांजैक्शंस का एक बहुत ही जटिल जाल ट्रेस किया। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि एयरलाइन के लिए दिए गए पैसे हमेशा एयरलाइन के ऑपरेशन पर खर्च नहीं हुए। करोड़ों रुपए के फंड सिस्टमेटिक तरीके से इधर उधर साइफन ऑफ किया गया, यानी पैसे को कंपनी से बाहर निकालकर दूसरी जगह इन्वेस्ट किया गया। लेकिन सवाल उठता है कि ये पैसा गया कहाँ? चार्जशीट के मुताबिक बहुत सारा पैसा ऑफशोर सेल कंपनीज में भेजा गया। ऐसी कंपनी जो सिर्फ कागज पर एग्जिस्ट करती है, जिनका कोई रियल बिजनेस नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, ईडी की चार्जशीट कहती है कि माल्या ने बैंक लोन के पैसे से अपनी फोर्स इंडिया फॉर्मूला 1 टीम को फंडिंग दी। यही नहीं, किंगफिशर
किंगफिशर एयरलाइंस के लिए जो पैसा फ्यूल और मेंटेनेंस के लिए आना था, उसमें से एक बड़ा हिस्सा एक प्राइवेट लग्जरी कॉर्पोरेट जेट को खरीदने और मेंटेन करने में लगा दिए गए। 2015-16 के दौरान जब किंगफिशर एयरलाइंस कब की डूब चुकी थी और बैंक्स अपना पैसा वापस मांग रहे थे, विजय माल्या ने एलिजेडली डाइवर्टेड फंड्स को यूज कर यूके में लेडी वर्क नाम की प्रॉपर्टी 12 मिलियन पाउंड में और फ्रांस में ले ग्रांड जार्डिन नाम की प्रॉपर्टी 35 मिलियन यूरो में खरीदी, जो इंडियन रुपीज में अप्रोक्स 330 करोड़ का है। तो दोस्तों, इसी से समझ आता है कि माल्या को क्यों ओइल डिफॉल्टर कहा जाता है। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि उन्होंने लोन रिपे नहीं किया, बात ये थी कि उनके पास रीपेमेंट करने की क्षमता होने के बावजूद उन्होंने रीपे नहीं किया, बल्कि लोन के पैसे को अपनी अलग अलग चीजों में लगा दिया। इंडियन एजेंसी का केस पूरा क्लियर है। उनके हिसाब से ये एक बिजनेस फेलियर नहीं, बल्कि जानबूझकर की गई सोची समझी फाइनेंशियल फ्रॉड। चलिए एक बात क्लियर कर लेता हूँ, एक आदमी 9000 करोड़ का फ्रॉड करके और देश से निकल के सिंपली बच नहीं सकता। माल्या का भागना और जो मैच हुआ उसे पीछे छोड़ना, ये ऐसे ही नहीं हुआ। ये सिस्टम की भी नाकामी दिखाती है। या तो सिस्टम हद से ज्यादा नाकामयाब है, या फिर शायद इस साजिश में शामिल है, या फिर दोनों। लेकिन सवाल ये उठता कि क्या विजय माल्या सिर्फ एक मास्टरमाइंड थे या पूरा सिस्टम ही उनके साथ था। शुरुआत करते हैं बैंक से। 17 बैंक की कंसोर्टियम लाइन लगा के माल्या को लोन दिए जा रहे थे। यहाँ तक कि जब एयरलाइन डूबने की कगार पर था और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स चीख चीख कर बोल रहे थे, तब भी नए लोन्स सैंक्शन किए गए। इससे बहुत गंभीर सवाल उठते हैं कि कहीं बैंकर्स माल्या के साथ जुड़े तो नहीं थे। फिर आते हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। सीबीआई के पास 2015 से विजय माल्या के खिलाफ केस मौजूद था। उन्हें मालूम था कि विजय माल्या कुछ गलत कर रहे हैं, तो उनका पासपोर्ट जब्त क्यों नहीं किया गया। उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर यानी LOC इश्यू हुआ था, तो फिर भी उन्हें एयरपोर्ट में रोका क्यों नहीं गया। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन ये थी कि प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे थे और उस वक्त माल्या को डिटेन करने के लिए कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं था। सच बात तो ये है, अक्टूबर 2015 में सीबीआई ने जब पहली बार NOC निकाला, उसको डिटेन को नवंबर 2015 में चेंज करके इन्फॉर्म कर दिया गया, क्योंकि उन्हें लगता था कि माल्या कोई भगोड़ा नहीं, वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और कोऑपरेट कर रहा है। सीबीआई ने बाद में ये बोला कि ये उनकी एरर ऑफ जजमेंट है। और एंड में पॉलिटिकल कनेक्शन। विजय माल्या 2 बार MP थे, बीजेपी के टाइम भी और कांग्रेस के टाइम भी। उनका दोनों पार्टीज में बड़े बड़े कनेक्शंस थे। उनके भागने के बाद सभी पार्टीज एक दूसरे को इल्जाम देते रहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि दोनों ही पार्टीज के टर्म्स में विजय माल्या को काफी सॉफ्ट रुख अपनाया गया। बीजेपी हो या कांग्रेस, उनके ऊपर हमेशा सॉफ्ट अप्रोच लिया गया। माल्या की कहानी सिर्फ एक इंसान के लालच नहीं, ये एक सिस्टम फेलियर का एक केस स्टडी है। इसने इंडियन बैंकिंग सिस्टम के कमजोर मॉनिटरिंग को एक्सपोज किया, लीगल सिस्टम की लूपहोल को एक्सपोज किया। एक तरह से ये एक वेकअप कॉल था कि शायद अमीर और ताकतवर लोग नियम कानून से खेलते हैं, और जब खेल बिगड़ता है वो सिंपली देश छोड़ के भाग जाते हैं। माल्या ने शायद सोचा होगा कि एक बार लंदन पहुंच गए तो गेम ओवर, वो अब सेफ है। वैसे भी लंदन शहर को काफी टाइम से दुनिया भर में अमीर फ्यूजिटिव्स के लिए एक सेफ हेवन माना जाता है। लेकिन इंडिया की सरकार, जिसने अपने देश में माल्या के भागने से बहुत बदनामी झेलनी पड़ रही थी, उसने कसम खा ली माल्या को वापस लाने की। 2016 के तुरंत बाद माल्या को इंडिया लाने की इंटरनेशनल कोशिश शुरू हो गई और फिर एक हाई स्टेक्स कानूनी लड़ाई छिड़ी जो आज तक जारी है। माल्या के लंदन लैंड करते ही इंडिया ने एक्स्ट्राडिशन की फॉर्मल रिक्वेस्ट दाखिल कर दी। अप्रैल 2017 में इस केस में पहली बड़ी एक्शन हुई। स्कॉटलैंड यार्ड ने यूके में विजय माल्या को अरेस्ट कर लिया, लेकिन सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर माल्या को बेल मिल गया। जी हाँ, सिर्फ 3 घंटे के अंदर वेस्टमिनिस्टर कोर्ट ने उन्हें कंडीशनल बेल दी और माल्या अपने लॉयर्स के साथ मुस्कुराते हुए कोर्ट से बाहर निकल गए। वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में 2017-18 के दौरान एक्स्ट्राडिशन का ट्रायल चला। इंडिया की तरफ से बहुत जोर लगाया गया ये प्रूव करने में कि माल्या के खिलाफ फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का केस क्लियर है। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस यानी CPS, जो यूके में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, उसने एविडेंस दिखाया कि कैसे बैंक के पैसे को डाइवर्ट किया गया, कैसे छोटे वादे करके लोन लिए गए। यहाँ तक कि इंडिया ने मुंबई के आर्थर रोड जेल के उस सेल की डिटेल वीडियो टूर तक कोर्ट को दिखाया जहाँ माल्या को रखने का प्लान था, ताकि यूके कोर्ट को इंश्योर किया जा सके कि जेल में ह्यूमन राइट्स और सिक्योरिटीज का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ये एक इंटरेस्टिंग मूव था, क्योंकि माल्या के लॉयर्स अक्सर ये पॉइंट उठाते हैं कि इंडिया की जेल अच्छी नहीं,
वहाँ रिस्क है। माल्या के डिफेंस टीम ने भी अपना पूरा जोर लगाया। उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये केस पॉलिटिकल विच हंट है। इंडिया की सरकार बदनामी की वजह से उन्हें बलि का बकरा बना रहा है। उन्होंने कहा किंगफिशर का डूबना एक बिजनेस फेल्योर था, ये कोई क्राइम नहीं और माल्या को इंडिया में फेयर ट्रायल नहीं मिले। लेकिन दिसंबर 2018 में इंडिया के हक में एक बड़ी जीत की। वेस्टमिनिस्टर कोर्ट ने एक्स्ट्राडिशन अप्रूव कर दिया और जजमेंट क्लियर लिखा कि विजय माल्या के खिलाफ प्राइमा फेसी फ्रॉड का स्ट्रॉन्ग केस बनता है। जज एमा ने कहा कि माल्या ने बैंक्स को इंटेंशनली मिसलीड किया और पैसा इधर उधर किए। उनके हिसाब से एक्स्ट्राडिशन बिल्कुल जस्टिफाइड है। इस फैसले के बाद यूके के होम सेक्रेटरी ने तुरंत एक्स्ट्राडिशन ऑर्डर पर साइन भी कर दिया, लेकिन माल्या ने हार नहीं मानी। उन्होंने यूके हाईकोर्ट में अपील की। 2019-20 में हाईकोर्ट ने केस सुना और अप्रैल 2020 में यूके हाईकोर्ट ने माल्या की अपील डिसमिस कर दी। उनके अपील भी हाईकोर्ट ने प्रीवियस एक्स्ट्राडिशन ऑर्डर को बिल्कुल मेंटेन रखा। फिर माल्या ने यूके सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की कोशिश की। मई 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी प्ली रिजेक्ट कर दी, यानी लीगल तौर पर यूके में उनके सारे रास्ते बंद हो चुके थे। एक्स्ट्राडिशन अब निश्चित लग रहा था, बस फॉर्मेलिटीज रह गई। और फिर अचानक सब कुछ ठंडा पड़ गया। यूके अथॉरिटीज ने इंडिया को इन्फॉर्म किया कि विजय माल्या को तब तक एक्स्ट्राडिएट नहीं किया जा सकता जब तक एक कॉन्फिडेंशियल लीगल मैटर सॉल्व नहीं हो जाता। आज तक ये कॉन्फिडेंशियल मैटर क्या है इसकी ऑफिशियल डिटेल नहीं पता, क्योंकि यूके अथॉरिटीज ने कह दिया ये सीक्रेट है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स ऑलमोस्ट श्योर है कि विजय माल्या ने वहां असाइलम के लिए अप्लाई किया है। अगर उन्होंने असाइलम अप्लाई किया है तो उसका डिसीजन आने तक यूके लॉ के मुताबिक उन्हें एक्स्ट्राडिएट नहीं किया जा सकता। वापस इंडिया में विजय माल्या के स्कैंडल ने फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सर्कल्स में एक भूचाल ला दिया। इसका रिजल्ट में बहुत सी चीजें हुई। एक तरफ एजेंसीज ने एग्रेसिव लीगल एक्शन लिए, काफी हद तक एसेट्स रिकवर किए गए, और दूसरी तरफ देश ने ये सोचना शुरू किया कि फ्यूचर में ऐसे फ्यूजिटिव बिलियनर्स से कैसे निपटा जाए। ये पूरे सिस्टम के लिए एक पाइवटल मोमेंट साबित हुआ। सबसे पहला और बड़ा बदलाव आया एक नए सख्त कानून के रूप। इंडिया की सरकार ने इस शर्मिंदगी के बाद 2018 में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट यानी FEOA ये कानून खास ऐसे ही भगोड़े इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के लिए बनाया गया था। इसके तहत एजेंसीज को ये अधिकार मिल गया कि जो भी इकोनॉमिक ऑफेंडर फ्यूजिटिव डिक्लेयर हो जाए उसकी सारी प्रॉपर्टीज एसेट्स ट्रायल शुरू होने से पहले ही जब्त की जा सकती है। जनवरी 2019 में मुंबई के स्पेशल कोर्ट ने विजय माल्या को इस नए एक्ट के तहत ऑफिशियली फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया और माल्या इस एक्ट के अंदर पहले व्यक्ति बने जिससे ये दर्जा मिला। इस एक्ट के तुरंत बाद एक्शन शुरू हो गया। ईडी ने माल्या के शेयर्स, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज और लग्जरियस एसेट्स को अपने कब्जे में लेना शुरू कर। बैंक्स ने भी अपने लेवल पर कुछ एसेट सीज किया। इनमें से बहुत कुछ ऑक्शन करके बेच दिया गया और जो पैसा आया उसे बैंक्स को लोन रिपेमेंट के तौर पर वापस कर दिया गया। जून 2021 तक खबर आया कि SBI लेड कंसोर्टियम ने सिर्फ माल्या के शेयर्स बेच के 7,200 करोड़ से भी ज्यादा रिकवर कर लिया। दिसंबर 2024 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में बताया कि 14,131 करोड़ विजय माल्या की प्रॉपर्टीज बेचकर पब्लिक सेक्टर बैंक्स को वापस कर दिए गए हैं। दिसंबर 2024 में फाइनेंस मिनिस्टर ने 14,000 करोड़ रिकवरी की बात कही। माल्या ने एक्स पर कहा, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल की जजमेंट के हिसाब से मेरा टोटल लोन 6,203 करोड़ था। सरकार बोल रही है कि 14,131 करोड़ वसूल हो चुका है मुझसे, यानी मेरे ओन अमाउंट से 2 गुना से भी ज्यादा। फिर भी मैं ऑफेंडर हूँ। जब ईडी और बैंक्स लीगल तौर पर जस्टिफाई नहीं कर सकते कि उन्होंने 2 गुना पैसा क्यों ले लिया, तो मुझे रिलीफ मिलनी चाहिए जिसको मैं परस्यू करूँगा। दूसरी तरफ बैंक्स और एजेंसीज का कहना है कि जो 9,000 करोड़ प्रिंसिपल था उसमें से 10 साल तक इंटरेस्ट और पेनल्टी मिलकर अमाउंट काफी ज्यादा हो चुका है। उनका एस्टिमेट है कि इंटरेस्ट और पेनल्टी जोड़कर माल्या पर टोटल 13,000 करोड़ बनता है। और सबसे बड़ी बात, उनका लॉजिक ये है कि क्राइम इज क्राइम। लोन चुका देने से वो क्राइम माफ नहीं हो जाता जो लोन को डिफॉल्ट करने के लिए किया गया। उनके मुताबिक विजय माल्या का केस लोन डिफॉल्टर का नहीं, चीटिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का है। तो चाहे पैसा मिल भी गए, क्रिमिनल केस अपनी जगह जारी रहेगा। द किंग ऑफ गुड टाइम्स की लेगेसी बहुत ही जटिल है। एक तरफ लोग उन्हें हमेशा उस ग्लैमर के लिए याद रखेंगे, F1 ग्रिड पर एक इंडियन टीम लाने के लिए, एक ऐसी एयरलाइन बनाने के लिए जो कुछ समय के लिए देश का गर्व बने, लेकिन साथ ही साथ उन्हें अब हमेशा उस आदमी के रूप में भी याद रखा जाएगा जिसके चलते फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर जैसा शब्द घर घर में जाना गया। विजय माल्या की कहानी आखिर कहाँ खत्म होगी? फिलहाल इस कहानी का आखिरी चैप्टर अभी आना बाकी है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं संजीव
साइनिंग ऑफ।